तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग सेक्शन 5 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, स्ट्रेंजर थिंग एक सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिली थी और साथ ही साथ 4 सेक्शन इस सीरीज़ के आ चुके हैं, 5वां भी आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसके सेक्शन 5 के बारे में अपडेट आपको बताएंगे, साथ ही साथ इस पूरी यूनिवर्स के बारे में सारी कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं। प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, टोटल मिलाकर यानी सारी कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ जहां तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और अब इस स्ट्रेंजर थिंग सेक्शन 5 के बारे में जो अपडेट निकल कर आई है पहले वो मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, स्ट्रेंजर थिंग का सेक्शन 4 आ चुका है और सेक्शन 5 जो ऑफिशियल रूप से प्री प्रोडक्शन में चल रहा है और बहुत जल्द इसका टीज़र आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपको ऑफिशियल रूप से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली है, जिसके 4 सेक्शन अब तक आ चुके हैं और 5वें का हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सेक्शन 5 के बारे में जितनी भी एक तरह से अपडेट होगी सारी कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग 2016 में हुई थी। 2016 के अंदर इसका फर्स्ट सेक्शन आपको देखने को मिला था, स्ट्रेंजर थिंग। जैसा कि मैंने बताया, ये एक सीरीज़ है, आप सभी को वैसे तो पता होगा, हॉरर ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स के लिए डफर ब्रदर्स द्वारा बनाई गई थी। मैकिमेशन प्रोडक्शन और 21 प्लेस एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई है। पहला सीजन 15 जुलाई 2016 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया और दूसरा और तीसरा सीजन अक्टूबर 2017 और जुलाई 2019 में आया। तो दोस्तों, इसी सीरीज के बारे में हम सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि हम एक तरह से उन तक भी पहुंच सके और वो भी इन वीडियो को देख सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश के साथ नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं जिस भी सीरीज पर आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, आगे चलते हुए हम इस सीरीज के बारे में सारी कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत जैसा कि मैंने बताया 15 जुलाई 2016 को नेटफ्लिक्स द्वारा की गई थी और इसके बाद दूसरा तीसरा सीजन आपको 2017 में और इसके बाद 2022 के अंदर देखने को मिला। फिर इसे अंतिम सेक्शन के लिए यानी फाइनल जो सेक्शन 5 आने वाला है उसके लिए एक तरह से दोबारा ऑर्डर दे दिया गया, नवीनीकरण कर दिया गया हिंदी में बात की जाए तो। दोस्तों, इसकी एक तरह से बनाने का क्रेडिट जाता है डफर ब्रदर्स को और विनोना राइडर, डेमी हार्मन और फिन वोलवर्ड और भी कई कलाकार इसमें देखने को मिले हैं। इसके अंदर म्यूजिक दिया है माइकल स्टीन और काइल डिक्सन ने। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ किया गया है। लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है और सेक्शनों की बात की जाए तो 4 सेक्शन टोटल आ चुके हैं और टोटल 34 एपिसोड हैं इसके और डफर ब्रदर्स द्वारा इसे बनाया गया है। स्टोरी भी आपको मैं बताऊंगा, एक एक कर सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। एपिसोड की लेंथ, पर एपिसोड लेंथ 42 से 140 मिनट के बीच में है। इसका प्रोडक्शन 21 प्लस एंटरटेनमेंट ने किया था और बंदर रेस प्रोडक्शन ने भी और अपसाइड डाउन पिक्चर्स सीजन 5 का एक तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं। टोटल 4 सेक्शनों को मिलाकर इसका बजट पहुंच चुका है 270 मिलियन के आसपास। साथ ही साथ दोस्तों, 270 मिलियन के बजट के साथ 4 सीजन पूरे हो चुके हैं और 5वां भी प्री प्रोडक्शन में चल रहा है। ये
4 सेक्शन आपको टोटली देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स पर। 12 जुलाई 2016 से अभी तक ये पूरा सीक्वेंस चल रहा है। डी एंड जब इसका सेक्शन 5 रिलीज होगा वहीं हो जाएगा। आखिरी सेक्शन ये बताया जा रहा है इस सीरीज का 1980 के दशक से स्थापित श्रृंखला इंडियंस के काल्पनिक छोटी शहर हॉर्निंग निवासी पर केंद्रित है। यानी कि वहाँ पर रहने वाले एक छोटी सी लड़के के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस है। और सारी कुछ जानकारी आगे मैं स्टोरी आपको बताऊंगा एक एक एपिसोड के साथ चलते चलते। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको और भी कई जानकारी देने वाला हूँ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों डफर ब्रदर्स ने 1980 के दशक में पॉप संस्कृति के संदर्भों को शामिल करते हुए स्ट्रेंजर थिंग्स को नोजी नाटक और डरावनी कहानियों के लिए बच्चों जैसी संवादिक चित्रण को बनाने पर विचार किया था। दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में मैं बाकी और सारी कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में जैसा कि मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है और भी कई जानकारी है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। नेटफ्लिक्स की मुख्य श्रृंखलाओं में से एक है स्ट्रेंजर थिंग ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड को आकर्षित किया। यानी कि इसने रिलीज़ होने पर मैंने जैसे बताया बहुत पॉपुलैरिटी हो चुकी है इस सीरीज़ की। इसके लिए चित्रित चित्रण और माहौल अभिनय और साउंड ट्रैक संग लेखन 1980 के दशक की फिल्मों के प्रति श्रद्धांजलि की समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित की गई है। इसे कई नामांकन कई पुरस्कार प्राप्त है। हैरी रोवन द्वारा विकसित की गई है और फाइटिंग ब्लैक प्रोडक्शन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों सारी कुछ जानकारी आगे देता हूँ मैं आपको। स्ट्रेंजर थिंग 1980 के दशक की कल्पना ग्रामीण शहर की हॉकिंग इंडियंस पर आधारित है। पास ही की हॉलिक्स नेशनल लैबोरेटरी जहाँ तौर पर मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से असाधारण और अलौकिक कभी मानव परीक्षण विषयों के साथ प्रयोग करती है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में एक वैकल्पिक आयाम के लिए पोर्टल बनाया था जिसे वह अपसाइन डाउन करने में संदर्भित कर रही है, जिसकी उपस्थिति हॉकिंग के निवासी को विपरीतपूर्ण तस्वीरों के प्रभाव के रूप में देखने को मिली है। साथ ही साथ पहला सीजन नवंबर 1983 को शुरू हुआ। विलबियस एपनेट डाउन्स ने एक प्राणी द्वारा प्रहरण करी जाती हैं। उनकी माँ जूशन शहर के प्रमुख पुलिस जिम्स हॉसन के एक समूह की उसकी तलाश करते हैं। इल्वेस नाम की एक युवा मनोवैज्ञानिक लड़की प्रयोगशाला में से भाग जाती है और विल के दोस्तों से मिलने जाती हैं। 11 मित्र मिलते हैं और विलन को खोजने उनके प्रयास की उनकी सहायता करते हैं। दोस्तों दूसरा सीजन 1 साल बाद अक्टूबर 1984 के सेट पर किया गया। विल को बचा लिया गया, लेकिन उस पर एपिसोड डाउन में प्रणाली के कारण हाउसिंग गिरने की ऊपर प्रभाव होने लगे। अब यह पता चलता है कि विल अभी भी अपसाइड डाउन की किसी इकाई के कब्जे में है, तो उसके दोस्त और परिवार को पता चल जाता है कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तीसरा सीजन कई महीनों बाद 1985 में जुलाई के चौथे सीजन से पहले के दिनों में निर्धारित किया गया नया स्टार कोड मॉल हॉकिंग निवासियों के लिए ध्यान का केंद्र बन गया, जिसके अधिकांश अन्य स्थानीय शोर व्यापारिक से बाहर हो गए और मॉल की लोकप्रियता होम इलेक्स और माइक के रिश्ते के बारे में चिंतित हो गई जाती है और अपनी बेटी के प्रति बहुत सुरक्षात्मक हो जाती हैं। शहर में अनविज्ञान और स्टार कोड के नीचे एक गुप्त सोनियन प्रयोगशाला अपसाइड डाउन के प्रवेश द्वारा को खोलना चाहती है। इसी बीच मॉडर्न फ्लैक्स बिल से भी अपनी बात मनवाने के लिए माइक्रोड का उपयोग करते हैं। चौथा सीजन मई के महीने बाद मार्च 1986 में सेट किया गया। जोश विल्स इलेवेंस और जॉनसन नई शुरुआत के लिए लोशन कैलिफोर्निया चले गए। कैलिफोर्निया में इलेक्स अपनी शक्तियों के खोजने और स्कूल में धमकाए जाने के संघर्ष में करती हैं। इसी बीच हॉकिन ने अपसाइड डाउन्स का एक प्राणी जिसके बाद वेंशन नाम दिया हॉल्सन के निवासी को मारना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया के दौरान दुनियाओं के बीच नए बाहर खोलता है और वेकन को रोकने की खोज बनाता है। डॉक्टर सेमन ओवन यूएस उसकी शक्ति वापस
पाने में मदद करते हैं और एक सुविधा केंद्र में ले जाते हैं। इसके साथ जोन्स और मैरी कॉम्पटन गुलेंस हॉपर को बचाने के लिए रूस के लिए उड़ान भरते हैं। दोस्तों इसी के साथ जोसन बोस के रूप में विनोद राइडन विलन और जोनाथन बोस की माँ उनका विलन्स और जोसन देखने को मिले हैं। दोस्तों कास्टिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, एक एक कर सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, इसे दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा। दोस्तों कास्टिंग भी मैं आपको बताऊंगा, एपिसोडों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको बता दूं सेक्शन 5 में टोटल मिलाकर 8 एपिसोड आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार हमें चौथा जो सेक्शन है वो 2 पार्टों में देखने को मिला था। 27 मई 2023 को 7 एपिसोड और 2 एपिसोड 1 जुलाई 2022 को, यानी टोटल मिलाकर 9 एपिसोड देखने को मिले थे सेक्शन 4 के अंदर, और 5वें सेक्शन के अंदर अब 8 एपिसोड देखने को मिले हैं। स्ट्रेंजर थिंग का निर्माण मैटन और डोस डफर द्वारा किया जाता है, जिन्हें पेशावर रूप से डफर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, जो श्रोताओं और मुख्य लेखन के रूप में काम करते हैं और कई एपिसोडों का निर्देशन भी कर चुके हैं। उनकी 2015 की फिल्म हिडन को लिखा और उनका खुद का एक तस्वीर में निर्माण का हाथ है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने आश्चर्य हुआ जब वो टेलीविज़न निर्माता डोनाल्ड डी लाइन्स ने हिडन्स को प्रभावित होकर उनके संपर्क किया और स्टन और उन्हें सानन के वेदापायन के एपिसोड पर काम करने का अवसर प्रदान किया। एपिसोडों के निर्माण के दौरान सम्मेलन द्वारा भाइयों को सलाह दी गई, जबकि जब वह समाप्त कर दे तो उन्हें अलग की और अपनी टेलीविज़न श्रृंखला का निर्माण करने के लिए तैयार है। डफर्स ने स्क्रिप्ट तैयार की। श्रृंखला के अंतिम पायलट एपिसोड के समान श्रृंखला को नेटवर्क तक पहुंचाने में मदद करने के लिए 20 पेज और पिच बुक के साथ उनकी कहानी लगभग 15 केबल कनेक्ट द्वारा पहुंचाई गई, जिसमें सभी को अलग अलग मुख्य पात्रों के रूप में बच्चों के साथ साजिश कर रही होगी, और भाइयों से कहा कि यह इस घटनाओं की श्रृंखला बनाई और यह बच्चों को छोड़ देती है, और इस पर ध्यान केंद्रित किया। और 2015 की शुरुआत में 21 फ्लैक्स एंटरटेनमेंट ने वीपी डेंस कोहन और अपने सहयोगी सोन लेमन्स के साथ स्क्रिप्ट लेकर गए, और बाद में उन्होंने डफर ब्रदर्स को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया। श्रृंखला को अधिकार खरीदने के बाद, जिसमें भाइयों को पूर्ण लेखित किया गया और पायलट को पढ़ने के लिए स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स पर अज्ञात राशियों के लिए पूरा सीजन खरीदा। उसी वर्ष अप्रैल में श्रृंखला को 2016 में सीजन रिलीज किया गया। डफर ब्रदर्स ने कहा कि जिस समय उन्होंने नेटफ्लिक्स और रुख किया, तो दोस्तों इसी के साथ डफर ब्रदर्स ने इस पर काम किया, और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ श्रृंखला को मूल रूप से मॉर्टन के नाम से जाना जाता है। तब सेटिंग मॉर्टन न्यूयॉर्क के आसपास डॉग आइलैंड स्थान पर थी, और मॉर्टन ने गुप्त सरकारी प्रयोग से जुड़ी कई वास्तविक विश्व षड्यंत्र सिद्धांतों का पालन लगाया। भाइयों ने मॉर्टन को चुना था क्योंकि इसका स्पीडबर्न और फिल्म जोन के साथ संबंधित था, जहां मॉर्टन का उपयोग एमेटिव की कल्पना सेटिंग के लिए किया जाता है। श्रृंखला की पहली और हॉकिन की काल्पनिक शहर में बदले का निर्माण करने के बाद भाइयों को अलग की वह और अब शहर में कुछ ऐसा कर सके जैसे इसे संगद्रोध के तहत रखना हो, जबकि वह वास्तव में स्थान के रूप में काल्पनिक नहीं कर सकती थी। स्थान में परिवर्तन के साथ उन्होंने नेटफ्लिक्स के डेड साइक रोड के निर्देशांक में श्रृंखला के लिए एक नए शीर्षक के नाम के साथ आना पड़ा, ताकि वह इसे जनजात के विपणन करना शुरू कर सके। भाइयों ने शीर्षक के स्कोट और स्वरूप पर विचार करने के लिए स्क्रीन किट और स्पॉट उपन्यास की एक प्रतिभा का उपयोग कर शुरू किया और संभावित पल की एक लंबी सूची लेकर आए। स्ट्रेंजर थिंग के बारे में एक ऐसा अलग है जैसे एक अन्य किंग उपन्यास नीलवुड थिंग्स और सम्मान अलग कर रहा है। हालांकि मैटन ने नोट किया कि इसी अंतिम शीर्षक पर उनके बीच अभी भी बहुत गर्म तर्क थे।
संगला को पेशेवर रूप से डफर ब्रदर्स ने 1970 और 1980 के दशक की काल्पनिक फिल्म जैसे इट एंड एस्टन और साथ ही साथ ऑफ द थ्रेड कार्ड और साथ ही साथ ऑन एल्ब स्टीम के चित्रण और फुटेज के संगीत का प्रदर्शन किया, जो कि जॉन संगला के स्वर को स्थापित के लिए था। स्ट्रेंजर थिंग्स का विचार इसी बात से शुरू हुआ कि जैसे कि भाइयों को लगा कि वह 2023 की फिल्म प्रिजन्स की अवधारणा को अपना सकते हैं, जबकि एक पिता अन्य अपनी बेटी के अपहरण के बाद होने वाले नैतिक संघर्ष का विवरण दिया है, जबकि इसे धारावाहिक नेटफ्लिक्स दृष्टिकोण में या 8 या इतने घंटों पर विस्तारित किया जा सके। जैसे उन्होंने कहानी के लापता बच्चे के पहलू पर ध्यान केंद्रित किया, तो बच्चों के जैसे संबंधों के विचार को पेश करना चाहते थे जो वह पेश कर सके, और एक रक्षक के विचार के साथ खिलवाड़ किया जो मनुष्य को खा सके। और भाइयों ने सोचा कि इस चीज़ों का संयोज तब तक है जब से अच्छा चीज़ है। इस रक्षक को कथ में पेश करने के लिए उन्होंने शीत युद्ध में होने वाली विचित्र प्रयोग पर विचार किया, जैसा कि प्रोजेक्ट एमरोट, और जिसमें राक्षस अस्तित्व को आध्यात्मिक के बजाय विज्ञापनों में स्थापित करने के लिए एक रास्ता दिया। इससे उन्होंने 1983 को समावधि के साथ उपयोग करने के लिए निर्णय लेने में मदद की, क्योंकि यह फिल्म रेड डॉन के आने से 1 साल पहले की बात है, जो कि शीत युद्ध के विवरण पर केंद्रित था। इसके बाद वे 1980 के दशक में अपनी सभी संगीत प्रतिभाओं का उपयोग करने में सक्षम थे, जिसका दशक वे पैदा हुए थे। संगला के तत्वों के रूप में इसे विज्ञान साथ और डरावनी दुनिया में तैयार हो सके। डफर ब्रदर द्वारा आधारित और अन्य प्रभावों में शामिल है, और स्टीफन किंग के उपन्यास स्टीन स्प्रिंग और जॉन फॉरवर्ड डेविन के लिच वेशन के ग्राउंड रेड के साथ निर्माण फिल्म स्टार वंस और एलियंस स्टार बॉन्ड भी जैसी फिल्म में जापानी एनिमेशन जैसे किर एंड फ्लोड लाइड और कई वीडियो गेम जिनमें साइलेंट हिल्स और डार्क सोलस और द लास्ट ऑफ अस शामिल है। डफर ब्रदर्स का मानना था कि वे अनजाने में अन्य कार्यों से प्रभाव ला सकते हैं, जिनमें बर्ड और द ब्लूड रेबन होटल शामिल हैं, जिन्होंने संगला के प्रासंगिक और प्रतिक्रिया को समीक्षाओं के रूप में देखा है। साथ ही साथ दोस्तों 1980 के दशक में पॉप संगीत के संदर्भ में है। पिछले सीजन का मुख्य खलनायक और अन्य खलनायकों से प्रेरित है, जिन्होंने बच्चों पर फिल्म और श्रृंखला देखकर भाइयों को डरा दिया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ प्लेटफॉर्म के रूप में नेटफ्लिक्स के साथ डफर ब्रदर्स 8 एपिसोडों के दृष्टिकोण को चुनते हुए विशिष्ट 22 एपिसोड प्रारूप तक सीमित नहीं थे। उन्होंने चिंता की और प्रसारण टेलीविज़न पर 22 एपिसोड सीजन में इतने सारे एपिसोडों के साथ एक सिनेमॉन्स में कहानी बताई, और साथ ही साथ उन्होंने मुख्य रूप से इनकी भूमिका बताई। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 8 एपिसोडों के भीतर भाइयों ने सभी प्रमुख घटनाओं को पूरा करने से पहले सीजन को एक बड़ी फिल्म जैसे महसूस करने का लक्ष्य रखा, ताकि वह दर्शकों को सुस्त महसूस कर सके, लेकिन इस इंग करने के लिए पर्याप्त अनुशंसा छोड़ दिया और एक बड़ी प्रणयनिक कथा और वहाँ अंत में बहुत सारे लटकाते धागों जैसे कुछ ऐसी जिनमें अलग से सीजन में खोजा जा सकता है अगर नेटफ्लिक्स ने और अधिक ध्यान पर विकसित चुना। संगला के बच्चों के पात्रों के लिए लिखने के संदर्भ में डफर ब्रदर्स ने हाई स्कूल में रहते हुए खुद को अन्य छात्रों में से बहिष्कार माना, और इस प्रकार माइक और उसके दोस्तों को विशेष रूप से बारबन के लिए लिखना समान हो गया। और साथ ही साथ इन क्राउड ऑफ द थर्ड क्राइट रिचर्ड डफर के किरदार रॉयल नेनन के अनुरूप बनाया गया है, क्योंकि वह विल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वह बाकी सभी को पूरा करने में बंधी हुई दिखाई देती हैं। और जून 2015 में यह घोषणा की गई कि मनोवेट राइड और डेविन हार्बन क्रम से ज्यूशन और आर्गन पुलिस से प्रमुख के रूप में श्रृंखला में शामिल हुए थे। भाइयों ने कास्टिंग ने संग और कैमरन क्यूब्स ने जोसन्स की भूमिकाओं के लिए राइडन का नाम सुझवाया था। 1980 के दशक की फिल्मों में उनकी प्रमुख और कारण दोनों तुरंत उनकी आकर्षित हो गए, लेकिन लेवन का मानना है कि राइड भावनाओं तात्मिक और
ख़त्म कर सकता है और फिर भी जोसन की परतों को बारीकीन और विभिन्न पक्षों को खोज सकता है। राइडर ने प्रशंसन की शो की और कहानी के कारण उसे जोन्स के लिए अभिनय करना पड़ा जैसा कि वह अपने दिमाग से बाहर है, लेकिन वह वास्तव में कुछ ही कर रही थी और उन्होंने निर्माण को विश्वास किया था वह कठिन भूमिका निभा सकती थी। डफर ब्रदर्स की कहानी से हार्बन में रुचि थी जिसमें स्ट्रेंजर थिंग्स का प्रमुख रूप से खलनायक पात्रों के रूप में छोटी भूमिका थी, जबकि हार्बन खुद स्क्रिप्ट के रोमांचित थे। और साथ ही साथ दोस्तों 2 महीने बाद अतिरिक्त कास्टिंग हुई जिसमें माइकल्स के रूप में फिन हॉलफर्ड एक अज्ञात भूमिका में, मिल्बी बॉन और ब्राउन और डिफेंस के रूप में मेदन मात्रोंज और मोकन्स के रूप में कार्ल क्रूज नेनिस के रूप में नाथियन डेफ देखने को मिले। 2015 में कारा बूनन और गेरन के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। इसके 1 महीने बाद टार्नी ब्रेंड के रूप में मैथन मोडलैंड शामिल हुए और अतिरिक्त कलाकारों में विलन्स के रूप में ने हैम्पिंस और बार्बन पर हॉल्डन्स के रूप में जोन प्रेस और स्टीमन हैरगिड के रूप में क्री और लोनस के रूप में रोशन पोर्ट सहित अन्य थे। बच्चों की कहानी के लिए ऑर्डर्स दे रहे अभिनेता स्ट्रेंजर बाइन मी की पंक्ति पढ़ी और डफर ब्रदर्स का अनुमान है कि वह भूमिकाओं के लिए उन्होंने लगभग 1000 अलग अलग बाल कलाकारों को चुना। तो दोस्तों अपडेट जो निकल कर आई है जैसा कि मैंने आपको बता दिया, और एपिसोडों की बात की जाए तो 4 सेक्शन अब तक आ चुके हैं जिन्हें मिलाकर टोटल 34 एपिसोड है, और अभी सेक्शन 5 आपको देखने को मिलने वाला है। सेक्शन 5 आपको तकरीबन 8 एपिसोडों का देखने को मिलेगा और ये लास्ट एक तरह से सेक्शन होने वाला है। पिछला जो सेक्शन आया था सेक्शन 4 वो 2 टुकड़ों में आया था, एक के अंदर 7 एपिसोड थे पार्ट 1 के अंदर, और दूसरा 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आपको देखने को मिला था 2 एपिसोडों के साथ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि सेक्शन एक तरह से नया जो आ रहा है सेक्शन 5 वो आपको देखने को मिलेगा एक ही साथ और 8 एपिसोडों के साथ, और इस सीक्वेंस का यही एंड कर दिया जाएगा और आगे कोई सेक्शन 6, 7 या कोई सा भी सेक्शन आगे नहीं बनने वाला। बाकी इससे रिलेटेड एक और नई सीरीज आ सकती है, ऐसी अपडेट निकल कर आई है। दोस्तों अब इसके प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। उन्होंने नोट किया कि वोल्फर्ड पहले से ही 1980 के दशक की फिल्मों के मूव शौकीन थे और उन्होंने इस भूमिकाओं को आसानी से पूरा किया, जबकि उन्होंने मार्ग्रेज ऑडिशन को अन्य अधिकांश ऑडिशन को ट्रोपन तुमन्स में भी अधिक प्रमाणित पाया और एक बार देखने के बाद उनका चयन किया और उसका ऑडिशन टैप है। चूँकि नेटफ्लिक्स द्वारा शो को हरी झंडी दिखाई गई तो तुरंत बाद में स्क्रिप्ट पूरी तरह से पूरी होने से पहले ही स्क्रिप्ट पूरी कर दी गई। इसमें कुछ अभिनेताओं की भूमिकाओं को स्क्रिप्ट प्रतिबाधाओं करने की अनुमति मिली गई और विंस और उनके दोस्तों के लिए युवा अभिनेताओं का चयन पहले स्क्रिप्ट पूरी करने के तुरंत बाद किया गया और बाद में स्क्रिप्ट में इन्हीं अभिनेताओं के पहलुओं को शामिल किया गया। और भाइयों ने कहा कि मोदन ने डॉक्टर ब्रेन के चित्रण पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है जिसे उन्होंने वास्तव में अपने उजागर नहीं किया, क्योंकि कथा में उनकी सीमित उपस्थिति को देखते हुए वे उन्होंने लिखने के लिए सबसे कठिन चित्रण मानते हैं। भाइयों ने प्रारंभिक मोर्गट अवधारणाओं में मेल्स खाने के लिए लॉन्ग आइलैंड क्षेत्र के आसपास संगला को फिल्मांकन इच्छा जताई। हालांकि नवंबर 2015 में फिल्मांकन होने वाला था और ठंड और मौसम में लॉन्ग आइलैंड की शूटिंग में मुश्किल हुई और उत्पादन ने ऑल्टन जोन्स क्षेत्र में उन्होंने उनके पास स्थानों की तलाश शुरू की और उत्तरी कोरिया में पड़े बड़े और बायोन ने कई जगह ली जहां उन्होंने उस क्षेत्र में उनके बचपन की याद दिलाती हैं और उन्हें लगता है कि यह सेट इंडियंस के काल्पनिक शहर हॉलकिंस के कथा परिवर्तन के साथ शामिल है। पहले सीजन का फिल्मांकन नवंबर 2015 में शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर अटलांटा और जॉर्जियंस में किया गया, जिसमें डफर ब्रदर्स और लेनी ने व्यक्तिगत एपिसोड का निर्देशन संभाला। जैक्सन ने हॉलकिन इंडियंस की काल्पनिक शहरों के आधार के रूप में कार्य किया। अन्य शूटिंग स्थानों में हॉलकिन नेशन लॉर्ड एंड साइट के रूप में जॉर्जियन मानसिंह व्यस्त के रूप में देखने को मिले और हाई स्कूल के दशकों के लिए जॉर्जन उस्टिन क्रिज और पैटिन हैनस की हाई स्कूल शामिल है।
और एमरोज विश्वविद्यालय का सतत विश्व विभाग डार्कब्लिस और जोनस के पूर्व सिटी हॉल पोर्सन जूलियस। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊँ तो सेट का काम अटलांट में स्क्रीन जेम स्टूडियोज में किया गया और श्रृंखला को रेड के साथ फिल्माया गया। टैगन्स कैमरे में पहले सीजन फिल्मांकन 2016 की शुरुआत में समाप्त हुआ। तीसरे सीजन का फिल्मांकन समाप्त होने के बाद ही निर्माताओं ने स्टीन कोड मॉल सेट को प्रशंसक के लिए एक स्थानीय आकर्षण के रूप में लिखने की विचार किया, लेकिन अंत में इसके खिलाफ फेल किया और स्ट्रेंजर थिंग्स के चौथे सीजन में 8 एपिसोड शामिल होने की उम्मीद थी, जिसमें पहले एपिसोड का शीर्षक चैप्टर 1 और द हेल्पफुल क्लब है। सीजन के लिए फिल्मांकन जनवरी 2020 में शुरू होने वाला था और अगस्त तक चलने वाला था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग के चौथे सीजन में 8 एपिसोड होने की उम्मीद है, जिसमें पहला एपिसोड होगा शीर्षक चैप्टर 1 द एम्पायर क्लब था। सीजन के फिल्मांकन के बारे में बात की जाए तो जनवरी 2020 में शुरू होने वाला था और अगस्त तक चलने वाला था। चौथे सीजन के फरवरी 2020 के टीजर की रिलीजिंग के साथ डफस ने पुष्टि की कि उत्पादन शुरू हो गया है और साथ ही साथ चौथे सीजन का कुछ फिल्मांकन लुकीस जेल और उसके पास फिनिश हुआ। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन बंद कर दिया गया। सितंबर 2020 में उत्पादन फिर से शुरू किया गया और डेविन हार्बन के अनुसार स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें सीजन का फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने की उम्मीद थी। डफर ब्रदर्स ने ट्विटर पर कहा कि वे 2030 में स्ट्रेट ग्रिड ऑफ अमेरिकन की हड़ताल के कारण 5वें और अंतिम सीजन के फिल्मांकन में देरी हुई है। श्रृंखला के लिए पूरी प्रभावित रूप से पूरा सेटअप तैयार कर लिया गया था। फुटेज के ऊपर फिल्मांकन ग्रेड जोड़ा गया, जिसमें 1980 के दशक के लिए फिल्म स्टोर में स्कैन करके कैप्चर किया गया और डफर ब्रदर्स दर्शकों को डरावना चाहते थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि श्रृंखला का हिंसक और रत्नाभेद बनाया गया। एम्ब्लिस एंटरटेनमेंट में फिल्म ने PG-13 मूवी स्टेंज के निर्माण के लिए किया। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्म कार्यात के बारे में होने की तुलना में मूड और माहौल के रहस्य को बह के बारे में अधिक थी। हालांकि वे अधिक डरावने तत्वों को शामिल करने से डरते थे और खासकर पहले सीजन के अंत में भाई रक्षा और श्रृंखला के अन्य हिस्सों के रूप में विभिन्न प्रकार के कम्युनिटी जनित प्रभाव से बचाव चाहते थे। वे व्यापारिक प्रभाव के साथ बने रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टैरमोंड की भूमिकाओं के लिए एक एनिमेटेड बताया। हालांकि कुछ महीने के फिल्मांकन समय के कारण उन्हें कुछ दर्शकों के लिए योजना बनाने और व्यापारिक प्रभाव का परीक्षण देने के लिए बहुत समय था और वह अभी भी संभव हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मध्य वर्ग का उपयोग करने के लिए चले गए, लेकिन उन्होंने शॉर्ट्स के लिए जैसा कि एक राक्षस एक दीवार के मध्य में फट गया, उन्होंने डिजिटल प्रभाव का उपयोग करने का विकल्प चुना। पहले सीजन का पोस्ट प्रोडक्शन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने से एक सप्ताह पहले पूरा हो गया। शीर्षक अनुकूलित स्ट्रेंजर थिंग्स शीर्षक के अक्षरों के क्लोजअप का उपयोग करने वाले रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ लाल रंग के साथ करता है, क्योंकि वह शीर्षक के भीतर जगह में स्लाइड के रूप में थे। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने 1980 के दशक के कार्य के कई शीर्षक अनुमान में प्रेरणा ली। उन्होंने पहली RGNs के तहत रिचर्ड ग्रीनबर्ग द्वारा डिज़ाइन किया गया और अल्बर्ट स्टेंज और द डैन मॉच उन्होंने डेन पीरियड में इनपुट किया। साथ ही साथ शुरुआत में वे शीर्षक के विभिन्न पोर्टन्स के साथ काम कर रहे थे और इन पोर्शन के सर्वोत्तम विशेषताओं के क्लोज अप का उपयोग करते हैं, लेकिन अंत में निर्माताओं ने हाइब्रिड वर्जन के साथ काम करना चाहते थे, जिसमें उन्होंने उन शॉट्स को फिर से काम करने के लिए वेबसाइट पड़ी। अंतिम अनुकूलन पूरी तरह से कंप्यूटर से तैयार किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के लिए उपयुक्त फिल्टर प्रभाव करने के लिए कई व्यवहारिक प्रभाव के परीक्षण से प्रेरणा ली, जैसे कि 1980 के दशक में कोड फ्रीड मास्क का उपयोग करना और व्यक्तिगत एपिसोड के शीर्षक कार्ड में फिल्म बुलेट के सामने स्पॉन दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता था।
साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और कई डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों सारी कुछ जानकारी मैंने आपको इन सभी के बारे में दे ही रहा हूँ, और नेटफ्लिक्स की प्रमुख श्रृंखला के बारे में हमने बात भी कर ली। प्रोडक्शन रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो रिलीजिंग भी मैंने आपको बता दी थी। स्ट्रेंजर थिंग का पहला सीजन 17 अक्टूबर 2017 को विशेष रूप से लाइसेंस खुददार विक्रेता के लिए ब्लू रे डिविन कॉमिक्स पैक पर जारी किया गया, और 15 नवंबर 2017 का 4 के ब्लू रे के साथ CBS फॉक्स बीच इम्प्रेशन पैक में जारी किया गया। दूसरे सीजन को 6 नवंबर को इसी तरह से रिलीज़ किया गया था, और इसी के बाद नेटफ्लिक्स ने इसे खरीद लिया, और अब नेटफ्लिक्स पर ये प्रोवाइड है आपको तीनों के तीनों, यानी एक तरह से अब तक जितने भी सेक्शन आ चुके हैं स्ट्रेंजर थिंग के और अपकमिंग जो आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे आपको इनके ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे अगले कलाकार के बारे में, जो कि इस सीरीज के अंदर आपको कंटिन्यू देखने को मिले हैं और जिनकी कलाकारी भी बहुत ज़बरदस्त है। विनोना लोरा होरोविट्सन 29 अक्टूबर 1971 को पेशेवर तौर पर विनलोड राइडेंस के नाम से जाना जाता है। इन्हें एक अमेरिकन अभिनेता है, मूल रूप से विभिन्न भूमिका निभाते हैं। वह 1990 के दशक में विभिन्न शैलियों में अपनी अधिक विविध प्रदर्शन के लिए प्रमुखता से उभरे हैं। उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार, डफर पुरस्कार और 2 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन के अलावा गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। दोस्तों विनोसा हेल्डा हॉलब्रिड का जन्म 29 अक्टूबर 1971 को हुआ। तकरीबन उम्र की बात की जाए तो उम्र इनकी 51 साल है। पिनोला काउंट मिनेसोटा USA में हुआ। अमेरिकन कैंसवेरियन थिएटर में मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं। 1986 से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है। मुख्य रूप से इन्होंने जॉन डी का जन्म 1990 का हुआ और 1993 के बीच में इन्होंने एक तरह से इनसे शादी कर ली। साथ ही साथ लूकस 1986 में राइडन की पहली फिल्म के बाद उन्होंने टीम बर्टन बीटल जूस 1988 में अपने प्रदर्शन में प्रभाव आकर्षित किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ वह हीर्थन्स 1989, मेलमेड्स 1990 और एडवर्ड सीजहैंडर 1990 और बेमस स्टोन्स की डेक्लूस 1992 में प्रमुख भूमिकाओं से प्रभावित थे। मार्टिन स्कॉट की द एज ऑफ एनोस 1993 में, सोशलाइट में वेल्डन और लिटी वुल्स 1994 में जॉन मार्च की भूमिकाओं के लिए उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली और लगातार 2 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। उन्होंने एज ऑफ एनलोस के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और इसी अवधि के दौरान उनकी फिल्म रिलिट ब्राइड्स 1994 में, हाउ टू मेक एन अमेरिकन क्विट 1995 में और द क्रूबिस 1986 में, LBS रिलैक्स 1997 और सेलिब्रिटी 1948 में और ग्लोस इन फैक्ट 1999 में थी, जिसमें उन्होंने कार्यकारी निर्माता थे। 2002 में हाइड ने बॉक्स ऑफिस पर आलोचनात्मक रूप से झेल वाली एक हिट फिल्म मिस्टर रीड्स में अभिनय किया, जिसके बाद उनके करियर में गिरावट आई और उन्होंने फिल्म से ब्रेक ले लिया। 2009 में उन्होंने हाई प्रोफाइल फिल्म स्टार ट्रेक में शामिल हुए और 2010 में उन्होंने टेलीविज़न फिल्म विल लव इज ऑन इनफोर्ट ए विल्स स्टोरिया में अभिनय करने और ब्लैक स्वॉन्स में सह कलाकार की भूमिका निभाई। वह फेक न्यूज़ 2012 के लिए बर्टन के साथ फिर से जुड़े। 2016 में उन्होंने नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन हॉरर श्रृंखला स्ट्रेंजर थिंग्स में जॉन भूषण के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोबल नामांकन मिला, और 2020 में उन्होंने HBO में अभिनय के लिए ड्रामा सीरीज द स्पोर्ट ग्लोस अमेरिका में अभिनय किया। 1990 से 1993 तक जॉन डेपन्स के साथ राइडर्स का रिश्ता और 2001 में दुकान से चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुई। दोस्तों इसी के साथ विनोला हॉराना का जन्म 29 अक्टूबर 1971 को विनोल काउंस मिलोसेटिया सीन्स पाम में हुआ
और उनकी माँ एक लेखन वीडियो निर्माता संपादक है और उनके पिता एक लेखक संपादक प्रकाशक और पुनरुद्धित पुरस्कार विक्रेता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक त्रियोठी जेल लेथन के साथ प्रियोप्लेक्स के रूप में भी काम किया। उनके पिता यहूदी और मिकोस यूथ परिवार के हैं। साथ ही साथ बिनोन मिसरोट के नाम से जाना जाता है और रेमन को उनके मध्यम नाम लोरा में दिया गया है क्योंकि उनके पिता की लेखन एल्डन हिल्सन की पत्नी होका हैंसन के साथ दोस्ती थी। उनका मंच नाम मिच राइडन से लिया गया जो कि एक आत्मा और रोकक गायक थे जिनके उनके पिता प्रशंसक थे और राइडन के पिता नास्तिक है और उनके माँ बौद्ध है। राइडन का एक छोटा सा भाई यूरी अंतरिक्ष से जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गार्गिन के सम्मान के नाम है और उनकी माँ की पिछली शादी से 2 बड़े पोते सौतेले भाई बहन हैं। दोस्तों इसी के साथ जब वह 10 साल की थी तो राइडर और उनका परिवार पैलहुट कैलिफोर्निया चला गया और कैल्थिन जूनियर हाई स्कूल में उन्होंने पहले सप्ताह के दौरान अन्य बच्चों ने उनसे पेशावरी किए और जिन्होंने उसे एक यूपक्स लड़का समझ लिया और 1993 में 12 साल के लिए राइड ने पास के सेनियन केस में अमेरिकन एजब्रोड थिएटर में दाखिला लिया जहां उन्होंने अभिनय की पहली शिक्षा ली और उसी वर्ष के दौरान वे लगभग डूब गए जिसके कारण उनमें एग्लोस विकसित हो गया और इसे मनोवैज्ञानिक आघात के बाद उनके जीवन में एलियंस रिक्स 1987 में पानी के बीच दृश्यों के दौरान समस्याएं पैदा की। इसके साथ दोस्तों 2.4 GPS के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त जिन्होंने की। राइडन्स ने कहा कि उनके बालों का प्राकृतिक रंग भूरा है लेकिन बचपन में वास्तविक गोरी थी और वह 11 से 12 साल की थी तो उनने सुनहरे बालों को नीले और बैंगनी रंग में रंगाना शुरू कर दिया। 1986 में फिल्म लूकस के ऑडिशन के समय उनके बाल काले रंग के हुए और फिल्म निर्माताओं ने उन्हें इसे रखने के लिए कहा। तो दोस्तों इसी के साथ हम और भी कई जानकारी इस सीरीज के बारे में आपको देने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इन कैरेक्टर के बारे में सभी के बारे में हम जान रहे थे और एक कैरेक्टर के ऊपर हम बात कर रहे थे जिसमें से सबसे पहले जो हमारे कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात कर रहे थे और इनके बारे में बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दी थी और शायद फिल्मोग्राफी इनकी रह चुकी थी। फिल्मोग्राफी के बारे में अब बात कर लेते हैं। इन्होंने जो फिल्मोग्राफी की वो बहुत ही गजब है। सारी कुछ डिटेल में आपको एक एक कर बताने वाला। इन्होंने 1988 में बीटल जूस, जी हाँ दोस्तों बीटल जूस पार्ट 2 भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों वो हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है बीटल जूस 2 के ऊपर, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मरमेड 1990 में और एकवर्ड सीजर हैडन्स के अंदर भी देखने को मिले। साथ ही साथ एज ऑफ रूपांतर में जो मार्स में भी देखने को मिले। रिलेटिव 22 से 1994 में भी ये देखने को मिले। साथ ही साथ गर्ल्स इन फैक्ट 1999 में भी। साथ ही साथ दोस्तों इनकी भूमिका भी बहुत गजब थी। इनके बारे में भी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है और बाकी मैंने लिस्ट नीचे प्रोवाइड करा दी है, आप इनके फिल्मोग्राफी अवार्ड के बारे में जान सकते हो क्योंकि कई सारे कैरेक्टर है पूरे 5 सेक्शन के ऊपर, कई सारे कैरेक्टर है इसलिए एक साथ इतनी डिटेल बताना मुमकिन नहीं है। बाकी हमारे पिछला पार्ट में जितना पार्ट हमने कवर किया था वो भी आप जाकर देख सकते हो और उसके बाद एक और पार्ट आएगा क्योंकि इतनी सारी डिटेल है 5 सेक्शनों के ऊपर, सारे एपिसोड हैं, इसलिए लगभग 3 से 4 पार्ट तो कंफर्म बनने वाले हैं। तो अब अगले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, डेविड हार्बन के बारे में। डेविड कैंथन हार्बन का जन्म 10 अप्रैल 1975 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है। उन्होंने वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 2005 और एवेक 2007 और क्वांटम ऑफ द सोल्स 2008, रिवोल्यूशन रोड 2008 और वी 2011 और ए ऑफ एमोस और ए टॉम्ब्रस 2014 और ब्लैक जैसी फिल्मों में सह भूमिका निभाई। मार्च 2015 में सुसाइड एक तरह से स्वाड 2016 में, स्पिन प्लेस 2017 में, नो सैडल्स मून 2021 में और ग्रैंड टूर्नामेंट 2023 के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों डेविड कैंथन हार्बन
इनका पूरा नाम है। 10 अप्रैल 1975 को इनका जन्म हुआ था। 48 साल इनकी उम्र है। ब्लड प्लेस न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। डार्टमाउथ कॉलेज से ये ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। 1994 को इनका जन्म हुआ था। लिली एल्पन्स 2000 के इनकी एक तरह से शादी हुई इनसे। और हार्बन को नेटफ्लिक्स विज्ञापन कथा स्ट्रेंजर थिंग 2016 के लिए जाना जाता है। जिम हॉम्पर्स के अपने चित्रण के लिए वैश्विक पहचान इन्होंने हासिल की, जिसके लिए उन्होंने 2018 में कीटन चॉइस अवार्ड और 2 एमी टाइम अवार्ड और हैरब्रोस 2019 और ब्लैक विंडो 2021 और वॉलेट ने 2012 में सातन क्रूज के अंदर शानदार किरदार निभाया। इनके बारे में और डिटेल बताता हूँ तो हार्बन्स का जन्म व्हाइट प्लेक्स न्यूयॉर्क में केल्टन के नेलिस नी रेलेंस और हार्बन के घर पर हुआ। दोनों रियल एस्टेट पर काम करते हैं। उनकी माँ आवासियों में, उनके पिता वाणिज्य में काम करते हैं। उन्होंने अभिनेता शोन हामेर और इलियाद फोर्डन के साथ न्यूयॉर्क मार्कोस के बायस हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1997 में हॉर्नर न्यू हैम्प्रायर और हार्ड माउथ कॉलेज में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने नाटक और इलावती में पढ़ाई की और सिंग्लिश प्री एब्लस भी भागीदारी के सदस्य थे। न्यूयॉर्क शहर में एक युवा व्यक्ति के रूप में डेविन हार्बन भूमिका पोक क्लोस में अक्सर जाते थे, जहां जूनस में भाग लेते थे और प्रणालित करने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से गैंगस्टर को जाने जाते थे, जिस पर 1948 में फिल्म राउंडर में जॉन मिलग्रोस का चित्रण और डेनिन के जिस पर आधारित थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में बात की। और एपिसोडों की लेंथ की बात की जाए तो एपिसोडों की लेंथ इसके अंदर तकरीबन मैं बताऊँ तो 42 से 140 मिनट की इसकी टोटल लेंथ बताई जा रही है। और बजट की बात की जाए तो पूरी सीरीज को बनाने में अब तक इसमें एक तरह से लगा दिए गए $270 मिलियन, जो कि बहुत ही भारी भरकम बजट है। ये 4 एक तरह से सेक्शनों का है और 5वां भी आना बाकी है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये सीरीज चल रही है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन जरूर से दबा दें, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ जिस भी सीरीज़ या मूवी के बारे में जानना हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख सकते हो, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज की हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। आपको सिंपली उससे सीरीज के नीचे नाम लिखना है। दोस्तों अब हम इसके आखिरी के अंदर इसके कास्टिंग के बारे में जानते हैं। 1994 से 1973 तक हार्बन ने MI के मोन हाउस में कास्ट हॉल में द थिएटर एंड मोशन के साथ प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने द टेम्पर्ड और मैच हॉर्डन अबाउट नॉर्थिंग और ब्लूसन टेल और हेलमेट जैसी साइक्लिस प्रस्तुतियों में अभिनय किया। हार्बन ने 1999 में द रैनमेक में पुनर्द्वार के साथ बोर्डन पर पेशावर रूप से अभिनय करना शुरू किया और लो एट ऑर्डर्स पर एक वेंट्रेस की भूमिका निभाते हुए टेलीविजन पर अपनी भूमिका शुरू की। वह 2002 में लो एंड ऑर्डर स्पेशली क्विट यूनिट के 5 एपिसोडों में एक बच्चे के हथियार की भूमिका निभाई हुई फिर दिखाई दी और ABC श्रृंखला पैन FFI 6 एजेंट रोजन एडम्स की उनकी आवर्ती भूमिका थी। 2005 में हुजन एफ्रेड ऑफ ओल्जिन व्लूस के निर्माण में उनकी दर्शन के लिए उन्हें टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। हार्बन को क्वीन ऑफ सोलेस में CIF एजेंट टीम ग्रेथन बेंस की भूमिका मिली और रिब्लूट रोडन में सो केबस और स्टेट ऑफ प्लेस में रैंसन के स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल इलेक्ट के 2009 के एपिसोडों में स्किन फिलिप पॉल और डेवन की भूमिकाओं के लिए प्रशंसा मिली। उनकी अन्य फिल्म क्रेडिट में ब्रेकरेट माउंटेन और द ब्रिटेन्स के अंदर मुख्य भूमिका देखने को मिली। डॉक्टर की छोटी भूमिका निभाई। 2012 से 2014 तक उन्होंने न्यूज़ रूम में इलियट इंस्टॉन की आवर्ती भूमिका निभाई। 2014 में हार्बन ने ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज वैन हर्ट्स के पहले सीजन में डॉक्टर रीड एलेक्स का आवर्ती किरदार निभाया और 2015 में उन्होंने नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन हॉरर श्रृंखला स्ट्रेंजर थिंग्स में चीफ जिम होम्स के रूप में
चुना गया और उसी भूमिकाओं के लिए उन्होंने ड्रामा सीरीज 2017 और 18 में उत्कृष्ट सहायक अभिनेताओं के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सीजन मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म 2018 के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला। उन्होंने ड्रामा सीरीज में एक समूह द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन राइट गिल्डन अवार्ड जारी किया और 2017 में बाकी कलाकारों के साथ हॉर्बन ने सुपर हीरो रिबूट फिल्म हेलब्रोस 2019 में शीर्षक चित्रण के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में सारी कुछ जानकारी आपको देता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में हम आपको और जानकारी देने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हॉर्बन ने सुपर हीरो रिबूट फिल्म हेयरबॉर्न 2019 के शीर्षक में चित्रण के रूप में अभिनय किया। उन्होंने हाल ही में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की फिल्म ब्लैक विंडो 2021 में एलेक्स ऑस्टन का किरदार भी निभाया। यानी कि ये आपको मार्वल स्टूडियोज के अंदर भी कई बार देखने को मिल चुके हैं। हॉर्बन के एल्सन स्टूडेंट्स और जूलियट स्टार्ड के साथ संबंध थे। 2019 में वह गायिका लिली एलन से रिश्ते में हैं। उन्होंने 26वें वार्षिक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के दौरान रेड कार्पेट पर अपनी शुरुआत की। उन्होंने 7 सितंबर 2020 को लास वेगास में एक एल्विस प्रतिरूपण द्वारा आयोजित की शादी में थी। दंपति ब्रुकलिन में एक ब्राउनस्टोन में रहती हैं और उन्होंने वास्तुत बेन विशॉन के साथ काम किया। हॉर्बन पहले कैथरीन धर्म, बौद्ध धर्म सहित कई धर्मों का पालन करते थे। वह असाधारण रूप से वस्तुकी थे। जुलाई 2021 में ब्लैक विंडोज़ में अपनी भूमिका पर द गार्जियंस के साथ एक साक्षात्कार में हॉर्बन ने कहा कि वे एक समाजवादी थे। मुझे नहीं पता कि कोई और समाजवादी विचारवादी सहमत हो सकते हैं। और बाद में किंडरगार्टन प्रकाश के समाज पर विचार, जहां पर उन्होंने चीज़ों का साझा किया। हॉर्बन ने अपने अतीत में शराब की लत से संघर्ष किया और गैलन होने के केस में आत्महत्या के विचार का सामना करना पड़ा। फिल्मोग्राफी इनकी किन्सेन 2004 थी, जहां से इन्होंने स्टार्टिंग की, और ग्रेन टूरिज्म इनकी एक तरह से 2030 में भी न्यू मूवी है, जो कि आपको एक तरह से अभी हाल ही में देखने को मिली। इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए, ये मूवी आपको मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेटों में 25 अगस्त 2030 को देखने को मिली थी। मूवी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था। लगभग इस मूवी का बजट $60 मिलियन बताया गया था और मूवी ने $103 मिलियन का तगड़ा आंकड़ा पार कर दिया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। इसी के साथ दोस्तों अब हम जानेंगे अगले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है एक तरह से फिन वॉल्फहार्ट। फिन वॉल्फहार्ट 30 दिसंबर 2002 को इनका जन्म हुआ। एक कनाडियन अभिनेता संगीतकार है। उन्होंने नेटफ्लिक्स श्रृंखला स्ट्रेंजर थिंग्स 2016 से वर्तमान तक काम किया। माइक विलियम्स की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हॉरर फिल्म इट 2017 और इसके सीक्वेंस इट चैप्टर 2 2019 में रिचिन टोचन्स की भूमिका निभाई और आलोचनाओं में हिल, गोस्टबस्टर्स और एक्विड 2021 में अभिनय किया। और वॉल्फ्रेड ने तब से कॉमेडी लघु फिल्म नाइट शिफ्ट 2020 के साथ निर्देशन की शुरुआत की। साथ ही साथ 23 दिसंबर 2002 को मुख्य रूप से इनका जन्म हुआ था। 20 साल इनकी उम्र है। वैक्यूम ब्रिटेन कोलंबियस कनाडा में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, संगीतकार है, निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर है। 2013 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। वैकल्पिक चट्टान इंडी रोंग्स के है। साथ ही साथ 2017 में इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और इसी के साथ इस इंडस्ट्री में जुड़ गई। ये एक संगीतकार भी है और 2020 में द ऑरिजिन की सदस्य भी है। अगले कैरेक्टर के बारे में फटाफट से जान लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा अब मिल्ली बॉबी ब्राउन्स के बारे में। मिल्ली बॉबी ब्राउन्स, जिनका जन्म 19 फरवरी 2004 को, एक ब्रिटेन अभिनेत्री हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स विज्ञापन कथा श्रृंखला स्ट्रेंजर थिंग्स 2016 से वर्तमान में 11 की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली, जिसके लिए उन्होंने 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। और ब्राउन ने मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द स्टोन्स 2019 और इसके सीक्वल्स में गॉडजिला
वर्जेस कॉन्ग 2021 में एक तरह से एंट्री की उन्होंने नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग फिल्म एनोल्स होम्स 2020 और इसके 2022 के सीक्वेंस में अभिनय के लिए निर्माण भी किया। 19 फरवरी 2004 को इनका जन्म हुआ। 19 वर्ष इनकी उम्र है और बने स्पेन में हुआ। ब्रिटेन के एक ये राष्ट्र के हैं और मुख्य रूप से अभिनेत्री हैं और एक प्रोड्यूसर भी है। 2013 से इस इंडस्ट्री में जुटे हुए हैं और 2018 में ब्राउन्स को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के टॉप 100 की सूची में लिया गया था और उन्हें यूनिसेफ संदर्भ राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया और उस समय इस पद के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ब्राउन्स का जन्म मार्बोस कालांग स्पेन में हुआ। 19 फरवरी 2004 को हुआ। ब्रिटेन माता पिता केली और रोबन ब्राउन्स से पैदा हुए 4 बच्चों में से तीसरे थे। उनके पिता एक स्टेज एजेंट है। वह अपनी बाएं कान से आंशिक रूप से सुनने में असमर्थ पैदा हुए थे। दोस्तों 2013 में ब्राउन्स ने ABC फ्रांस ड्रामा सीरीज वंस अपॉन ए टाइम इन वंडरलैंड में अंतिम कलाकार के रूप में अभिनय किया। इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताऊंगा और जितनी भी जानकारी है हमारे पास प्रोवाइड सारी की सारी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वो चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने अब तक। बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो आपको, चाहे वो 2023 में रिलीज हो चाहे अपकमिंग मूवीज़ हो, हम सभी मूवी सीरीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं। तो आप जिस पर भी कमेंट करेंगे हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों अब हम जानेंगे इस कैरेक्टर के बारे में और डिटेल, साथ ही साथ सारी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था। बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है। आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो और यदि आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए उन्हें डेरन एल्फ्रोस द्वारा निर्मित आभासी वास्तविकता अनुभव स्पेस सॉन्ग ऑफ स्पेन टाइम्स में आवाज़ देने के लिए चुना गया। टाइम्स पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामांकित किया गया। साथ ही साथ 2022 में ब्राउन्स ने सीक्वेंस एनोला होम्स 2 में एनोला होम्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और वेराइट की अनुसरण इसी भूमिका के लिए 10 मिलियन की कमाई की, जो कि हॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बनकर उभरी। ब्राउन 12 सितंबर 2023 को अपने उपन्यास रेंटिस स्टेन, जो कि उनके पारिवारिक इतिहास पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास है, रिलीज करने के लिए भी तैयार था। उपन्यास को प्रेमी कहानी और रहस्यों की महाकाव्य कहानी के रूप में वर्णित किया। दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल बताओ तो ब्राउन 12 साल की उम्र में स्ट्रेंजर थिंग्स में कास्ट होने के बाद लोगों की नज़रों में आए। 14 साल की उम्र में हेम्ब्रोज उद्धरण, जिसे ब्राउन्स के नाम से झूठ बताया गया और मीमा के रूप में सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। 16वें जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पोस्ट को इसे टिप्पणी के साथ क्रेज दिया गया। दोस्तों साथ ही साथ ब्राउन्स के साथ कुल 10 पालतू जानवर, कुत्ते, 4 कुत्ते, 2 बिल्ली और बेबी डेमिन नाम के 2 कछुए, ईरो नाम के एक खरगोश, बोन नाम का एक गधा, उनके कुत्तों में विनय नाम का पूडन भी है। ये सब ये पालते हैं। और फिल्मोग्राफी फटाफट से जान लेते हैं। कुत्ता बिल्ली का टाइम नहीं बचा दोस्तों। अब 2018 में गोले स्पैड के गीत में ये आपको देखने को मिले। गॉडजिला की जो मूवी आई थी मैं आपको बताऊँ तो गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर। जी हाँ दोस्तों, गॉडजिला का अगला सीक्वेंस बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। मैं इस पर भी बहुत जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों ये आपको एक तरह से कब तक देखने को मिलेगी, इसे देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। द इलेक्ट्रिक स्टेट ये इनकी अपकमिंग मूवीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये आपको 2024 में देखने को मिलेगी, पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है। साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों इनके बारे में भी मैंने आपको सारी डिटेल बताई है।
और अब जानेंगे गोंटन मातरेंजो। इटालियन है ये दोस्तों, ये इटालियन के निवासी हैं। 8 सितंबर 2002 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है। उन्हें बॉर्डन मंच पर प्रिंसिपल क्वीन ऑफ द डेड 2011 से 12 में, एजमानिन्स के रूप में लेसन मिल्सलैंड 2014 से 15 में, रोज के रूप में भी अपनी करियर की शुरुआत की और गाटरोज और डेस्टिन हैडन की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली। नेटफ्लिक्स साइंस फिक्चर हॉरर फिल्म स्ट्रेंजर थिंग्स 2016 से वर्तमान तक उन्होंने नेटफ्लिक्स शो प्रैक एनकाउंटर 2019 से 21 में मेज़बानी की। 2022 में उन्होंने आने वाली कॉमेडी फिल्म ओनर सुसाइड में सह अभिनय किया और एनिमेटेड फंतासी कॉमेडी फिल्म माई फाइड ड्रैगन्स में बोरियस द ब्रेन की आवाज़ थी। दोस्तों इसी के साथ अब हम जानेंगे अगले कैरेक्टर के बारे में, गोटान जोन मात्रेजो। 8 सितंबर 2002 को इनका जन्म हुआ था। 21 साल इनकी उम्र है। यूएसए में हुआ था। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। 2011 से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। गोटला नो जोन मार्नोस का जन्म 3 दिसंबर 2002 को न्यूयॉर्क, लंदन, क्रेटेन गॉट न्यूज जूनियर के हीथन माजरोज उसी नाम की अभिनेत्री से हुआ। दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताऊँ तो इन्होंने न्यू जर्सी में स्टोनलाइट परफॉर्मेंस स्टार सेंट में गायन का प्रशिक्षण किया। 2011 में उन्होंने कनेक्टिंग के अनवांसिंग स्टार्ट प्लेटन कॉमियड में नेशनेशन में अपने एक गायक के बैलेंस के साथ प्रतिस्पर्धा की और तीसरा स्थान जीता। उनका पहला पेशेवर श्रेय बॉर्डन म्यूजिक प्रिंसिपल क्वीन ऑफ द डेड में था, जिसके लिए उन्होंने 2011 में एक स्थानीय रूप से चुना गया और उत्पादन के बाद उन्होंने गोल स्पेन के एक शीर्षक कास्ट ओवर के रूप में पेशेवर भूमिका निभाई। 2013 में वे लेस मैजलोस में शामिल हो गए और माटारोज ने द ब्लैकलिस्ट के 2015 में एपिसोड में स्क्रीन अभिनय की शुरुआत की। स्ट्रेंजर थिंग्स ने डेस्टिन हैडन के रूप में चुने जाने के बाद चित्रण की पुष्टि को भी सीसीडी के संशोधन किया गया और शो के पहले सीजन का प्रीमियम जुलाई 2016 में हुआ, जिसकी आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली। अगले कई वर्षों में मात्र जो संगीत वीडियो में विभिन्न रिएट प्रतियोगिता शो में भी दिखाई दिए। 11 मई 2018 को यह घोषणा की गई कि उन्हें एनिमेटेड फिल्म हब में कास्ट किया गया। उन्हें 2019 में नेटफ्लिक्स हिडस कैमरा सीरीज प्रैक एनकाउंटर की मेज़बानी में शुरू की गई। उन्होंने एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। वह वर्ष में हॉलीवुड ब्राउन प्रोडक्शन और इनटू द ब्यूट में भी अभिनय किया। उन्होंने एग्री बर्ड्स मूवी 2 में बोबन्स की आवाज़ दी। मई 2022 में घोषणा की कि मार्तोज बोर्ड में वापस आ गए और हैडन कलेक्शन में के रूप में संगीत प्री इवेंट हर्स के अंतिम कलाकारों में भी शामिल हुए। दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत बेहतरीन है। इनके फिल्मोग्राफी के बारे में भी मैंने आपको कई अपडेट और कई चीज़ें बताई हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है आज की, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारी अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख पाए। और यदि आपको और भी किसी सीरीज या किसी और मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्ट्रेंजर थिंग सेक्शन 5 के बारे में जितनी भी अपडेट थी आपको बताई। इस पूरी सीरीज के बारे में भी जितनी भी डिटेल थी सारी कुछ मैंने आपको बताई। यदि आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों यदि आप स्ट्रेंजर थिंग के पिछले 4 सेक्शन देख चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आप अपना रिव्यू नीचे लिख सकते हो, आपको ये सीरीज़ कैसे लगती है और कौन कौन एक्साइटेड है इसके सेक्शन 5 के लिए, वो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। बाकी दोस्तों जैसे इसकी एक तरह से रिलीजिंग होगी सेक्शन 5 का कोई टीज़र या ट्रेलर या कोई भी अपडेट निकल कर आएगी तो मैं नया पार्ट लेकर आऊँगा, क्योंकि इस पार्ट के अंदर भी ज़्यादा जो कैरेक्टर थे 4 सेक्शनों के उनमें से बहुत कम कैरेक्टर के बारे में हम जान पाए हैं। बाकी हमारा अगला पार्ट जब भी आएगा जब इसकी कोई अपडेट आती है या कुछ टीज़र या ट्रेलर आउट होता है तो बहुत जल्दी ये सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हमने इसी एक तरह से यूनिवर्स के बारे में, इसी सीरीज़ के बारे में सारी कुछ अपडेट जानी। दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।